दो ऐसी चीजें दोस्तों जो हमेशा बांटने से बढ़ती है। कितना भी आप लोग इनको बांटो, कभी आप लोगों के पास में इनकी कमी नहीं होगी, हमेशा इंक्रीज होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। उसमें से एक तो है खुशी, अगर किसी के साथ में आप लोग बांटोगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों की बढ़ेगी। और दूसरा है पढ़ाई, अगर किसी के साथ में आप लोग बांटोगे तो आप लोगों को कभी भी उसकी कमी फील नहीं होगी और ज्यादा आप लोग नया कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। एक नया एडिशन आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को उस पर्टिकुलर सेगमेंट का देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये चीजें ऐसी हैं, हमेशा बांटिए इनको, कभी भी ये अपने तक सीमित नहीं रखनी है आप लोगों को। दुख एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को अपने आप तक ही रखनी है, वो दूसरों के साथ में मत बांटिए। कोशिश ये कीजिए कि अपनी जो दिक्कत है, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन अपने आप निकालिए। तो इससे आप लोगों के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी भी आएगी, आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये दिक्कत है, ये मुझे है और मुझे ही इसका सोल्यूशन निकालना है। उसके लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम रखिए अपनी। फिर देखिए आप लोग कितना अच्छा अंदर से फील करना स्टार्ट कर देंगे और हर टाइम आप लोग मोटिवेट रहेंगे अपने आप में ही। ये चीजें इंप्लीमेंट करिए और फिर जो चेंज होगा वो आपको ही आश्चर्यचकित करने वाला होगा। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर यह है बांदा सी जाकर इसको मैप में निहारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। कल जो मैंने आप लोगों से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, उसका ये क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर बताऊंगा। रोज सी के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, बोला गया है कि रोज सी जो है ये जो सदर्न ओशन है अंटार्कटिका में, उसके पास में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरा बोला गया इसका जो नाम निकल कर आया यहां पर, यह है फ्रांस के एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था जेम्स रोज। इनके नाम पर इसका नाम रखा गया क्योंकि इनके द्वारा विजिट किया गया था 1841 में इस पर्टिकुलर एरिया में। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। 2 दिन से जो आप लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम लग रही थी कि हाँ सर वॉइस जो है वो अच्छे से नहीं आ रही है, अब आप लोगों को वॉइस अच्छे से आ रही होगी, अब आप लोग कोई इसकी दिक्कत नहीं रहेगी। तो अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए। आइए अब देखते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। इसी के साथ में यहां से जाकर सारी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इकट्ठी आज आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा जितनी भी पीडीएफ आप लोगों की 1-2 दिन की बची हुई है। बाकी आंसर राइटिंग और जो भी आप लोगों को एथिक्स से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ये आप लोगों को अब भी और अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग नजर डालते हैं। आर्टिकल इंपोर्टेंट है, यहां पर अर्नब को अरेस्ट किया गया है। तो अर्नब का अरेस्ट होना इंपोर्टेंट नहीं है, पर ऐसे किसी भी सिटीजन को अगर अरेस्ट किया जाए तो वो क्या उसके लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए या फिर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अर्नब अरेस्ट कर लिया गया, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से हम लोग इसको देखेंगे। इसी के साथ में अभी यहां पर ऑस्ट्रिया के अंदर अटैक देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो यहां पर अभी जो अटैक देखने को मिला, फ्रांस पे कुछ दिनों पहले अटैक देखने को मिला। तो वो सारी बातें हम लोग यहां पर जानेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, किस तरह की कंडीशन यहां पर भी देखने को मिल रही है। ये यहां पर बिहार के इलेक्शन के बारे में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में लग रहा है कि कुछ और ही अब की बार होने वाला है, तो देखते हैं क्या होने वाला है। बाकी यहां पर जो चाइना का एक वो नहीं है, चाइना को 2 मुहा सांप बोला जाता है, तो उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल यहां पर ये एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा। वैसे तो पुरानी चीजें हैं, सारी ऑलरेडी कई बार डिस्कस की जा चुकी हैं, तो हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे। इकोनॉमी कोविड-19 के चलते बहुत नीचे चली गई है, तो कैसे उसको रिवाइव करना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और क्वेश्चन भी आप लोगों का यहां पर बन सकता है कि पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं किस तरीके से रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस में आप लोगों की बाढ़ हो सकती है, सुनामी हो सकती है, या फिर पेंडेमिक जैसे कोविड-19 हो सकता है। तो इस आर्टिकल में हमारा फोकस यहां पर कोविड-19 के ऊपर रहने वाला है। और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो नजर डालेंगे। ये कार्टून है इंटरेस्टिंग, इसके साथ में थोड़ा सा न्यूज भी हम लोग देखेंगे। तो यह है टोटल आज का डिस्कशन। बाकी यहां पर बात करें तो फ्राइडे को ये आर्टिकल आता है, जर्नलिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहां पर ये बेसिकली जो यूएसए का इलेक्शन का जो अभी रिजल्ट आ रहा है उसका एक तरीके से यहां पर एक ओवरव्यू आप लोगों को दिखाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां पर इस तरीके से कुर्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, पर लेकिन कुर्सी जो है वो हाथों से छूटती जा रही है। रीजन क्या है? रीजन है यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रिजल्ट यहां पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को, टोटल यहां पर गवर्नमेंट बनाने के लिए 270 सीट चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। तो 2 कैंडिडेट हैं यहां पर, तो 253 पर जो यहां पर पहुंच गए हैं जो बाइडेन, और इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप रह गए हैं 214 पर। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी एक टर्म खत्म कर यहां पर आउट ऑफ द रेस हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में डेमोक्रेटिक पार्टी यहां पर एक तरीके से पावर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिपब्लिकन जो कैंडिडेट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका यहां पर पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे लिए इंटरटेनमेंट जो है वो कम होने वाला है आने वाले टाइम में, जो डे बाय डे हम लोग को इंटरटेनमेंट देखने को मिलता था।
तो चचा जी जो है यहां से निकल रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। बाकी इंडिया के रिलेशन कैसे होंगे अगर हम लोग लेकर चलें आगे, रिपब्लिकन यहां पर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन है, इसके चलते हम लोग देखेंगे वो कंडीशन हम लोग को आगे बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे, तो उसमें हम लोग सारी चीजें कवर कर लेंगे। अभी रिसेंटली यहां पर महाराष्ट्र के अंदर अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, तो इसके चलते काफी बड़ी न्यूज बन गई। रीजन यहां पर कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर लेकिन जो यहां पर ये अरेस्ट अभी निकलकर सामने आया है, राइटर जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं गलत तरीका है इस तरीके से जर्नलिस्ट को अरेस्ट करना। और वो भी एक तरीके से बात ये की जा रही है कि बिना किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, क्योंकि एक पहले केस चल रहा था, वो केस बंद हो गया, फिर से उस केस को रीओपन किया जा रहा है। तो राइटर जो यहां पर बताने की कोशिश करें, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट है यहां पर ये। तो जानेंगे आखिर क्या क्या इसके बारे में, थोड़ा समझते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इनका नाम है अर्णब गोस्वामी। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग सास बहू के नाटक देखना पसंद करते हैं तो इनको भी आप लोग देखते हैं, आप लोग काफी अच्छे से एंटरटेन करेंगे अपने आप को। रिपब्लिक जो मीडिया नेटवर्क है उसके ये चीफ हैं, इनके द्वारा उसको स्टार्ट किया गया था। तो अभी जो इनका अरेस्ट यहां पर देखने को मिला, वो यहां पर देखने को मिला कि एक प्रतिशोध है, यानी कि बदला लिया जा रहा है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये काफी कटु शब्द यूज करते हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसके चलते महाराष्ट्र कि गवर्नमेंट भी यहां पर इनके खिलाफ जो है वो कई बार इस तरीके से रिएक्ट कर चुकी है कि हां इनको जो है इनकी जो इस तरीके की हरकतें हैं उसके लिए छोड़ा नहीं जाएगा। पहली तो बात ये बोली गई कि कोई रीजन नहीं है इस तरीके से जैसे गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया, या फिर गोस्वामी को छोड़िए किसी भी पर्टिकुलर सिटीजन को आप लोग ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कंप्लीटली एक तरीके से एक सही तरीका यहां पर नहीं है, क्योंकि इस तरीके से पुराना केस जो यहां पर बंद पड़ा हुआ था उसको फिर से ओपन कर और बिना इन्वेस्टिगेशन के आप लोग किसी को ऐसे गिरफ्तार कर ले, तो कितने हद तक ये वाजिब है। आखिर आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा ये पुराना केस आखिर है क्या। पुराना केस ये है कि यहां पर एक इनके इंटीरियर डिजाइनर थे जिनका नाम था अनव्य नायक, ठीक है। तो इनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया और सुसाइड नोट्स में इनके द्वारा अर्णब गोस्वामी का नाम लिखा गया कि इनके प्रेशर में आकर सुसाइड किया गया। इसी के साथ में 2 और पर्सन का नाम रखा गया। तो वो जो सुसाइड नोट था वो केस चला आगे, उस केस की फाइल बंद कर दी गई, इन्वेस्टिगेशन जो भी हुई, तो उसके बाद में जो कंप्लीट जो है वो चीजें बंद हो गई। तो यहां पर अब फिर से उस केस को रीओपन कर दिया गया है। तो यहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस केस को रीओपन किया और उसके चलते यहां पर इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो राइटर का मानना यहां पर यह, देखिए अगर किसी भी पर्टिकुलर को इस तरीके से अरेस्ट करना है तो पहले आप लोगों के पास में एविडेंस होना चाहिए। आप लोगों को पहले पुलिस को बोलना चाहिए था उस पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ यहां पर ऐसे एविडेंस सामने निकल कर आते, फिर यहां पर आप लोग इसके चलते कोर्ट में जाते, कोर्ट में अगर कोर्ट की साइड से यहां पर कोई ऐसा आदेश आता कि हाँ इनको गिरफ्तार कर लो, तो यहां पर गिरफ्तार होना था। ऐसे तो आप लोग किसी भी सिटीजन को गिरफ्तार कर लोगे, तो ये सही तरीका नहीं है। ये जो डिसीजन यहां पर लिया गया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड यहां पर डिसीजन है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो जो सुसाइड नोट यहां पर छोड़ा गया था उसके बेस पर फिर से केस को ओपन करना और फिर से गिरफ्तार करना, ये कितने हद तक वाजिब है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग यहां पर ये याद रख सकते हैं, अगर कन्विक्शन की बात करें तो इस सेक्शन 306 आईपीसी इंडियन पिनल कोड हमारी कंट्री में ये बोलता है कि अगर किसी को आप लोगों को गिरफ्तार करना है तो अगर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी की जो लाइफ गई है उसमें हाथ पाया जाता है और आप लोगों के पास में कोई ऐसे सबूत हैं कि हाँ ऐसा कुछ है, तो ही आप लोग यहां पर इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो राइटर का बोलने का बेसिक मतलब यहां पर यह है कि कोई रीजन नहीं था किसी को भी ऐसे गिरफ्तार करना। पहले आप लोग यहां पर एक तरीके से ये देखना चाहिए था कि क्या रियलिटी में इनके द्वारा कोई ऐसी हरकत की गई है। तो यहां पर पहले तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि अगर इनके द्वारा कोई भी ऐसा परीक्षण हुआ जिससे बचने की कोशिश की गई हो, या फिर कोई गवाह को थ्रेट किया गया हो, धमकाया गया हो, या कोई सबूत नष्ट किया गया हो, तो ये सारी पहले इन्वेस्टिगेशन होनी थी। उसके बाद में यहां पर इनका नंबर आना था कि इनको पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। तो पुलिस को पहले जो काम करना था वो पुलिस ने नहीं किया। पुलिस को पहले इन्वेस्टिगेट करनी थी, उसके बाद में चार्जशीट फाइल करनी थी कोर्ट में, और उसके बाद में अगर आदेश आता तो यहां पर इसको गिरफ्तार करना था कि हाँ इनकी वजह से यहां पर यह हरकत देखने को मिली है। इन्होंने क्या किया, प्रोसीजर उल्टा स्टार्ट किया, पहले गिरफ्तार कर लें, अब जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद में चीजें आगे चढ़ेगी। तो ये एक बिल्कुल अलग तरीका हो गया। यहां पर तो ये एक जर्नलिस्ट है, पर लेकिन हो सकता है कि अगर नॉर्मल भी कोई पर्सन हो उसको भी ऐसे गिरफ्तार कर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये, अगर इस तरीके से किसी जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया जाएगा तो जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं, अर्णब गोस्वामी को तो छोड़ दीजिए, इनकी जैसी भी इमेज है, पर दूसरे जो जर्नलिस्ट है जो अच्छे से अपना काम करते हैं उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। वो भी बेचारे अपना काम इस तरीके से अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, वो भी परेशानी फील करेंगे कि यार कल को हमको भी इस तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है अगर हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ में बोले। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रतिशोध यहां पर निकल रहा है, ना कि एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यहां पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये गलत तरीका है। इस तरीके से हमारी कंट्री में अगर किसी भी सिटीजन को, चाहे अर्णब गोस्वामी हो चाहे कोई भी हो, अगर वो इस तरीके से किसी की आलोचना करता है, जैसे इनके द्वारा बड़े ही
मुखर तरीके से आलोचना की गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात कर लीजिए तो उस टाइम पर भी काफी ज्यादा इनका जो मीडिया था वो एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस सारे मुद्दे छोड़कर, मतलब दुनियादारी के जो भी मुद्दे चल रहे हैं सबको साइड में रखकर बस सुशांत सिंह राजपूत के पीछे लग गए कि हाँ बस ये सुशांत सिंह राजपूत को ही न्याय दिला कर रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा नहीं थे, वहां पर मुद्दा था बिहार का इलेक्शन, यानी कि बिहार का इलेक्शन आ रहा था, वहां पर तो कोई मीडियम होना चाहिए ना बात करने के लिए। और अर्णब गोस्वामी का जो ये टीवी चैनल है इसमें जो शेयर है यहां पर ये, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका भी इसमें शेयर है। तो इसीलिए अगर कभी भी कोई जो पॉलिटिकल पार्टी इनकी जिसके साथ में कनेक्टेड है उनकी पॉलिटिकल पार्टी कुछ करती है तो उस मुद्दे से ये दूर हट जाते हैं, ठीक है। यानी कि जर्नलिज्म का बेसिक पर्पज ये होना चाहिए कि वो ये ना देखे कौन पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सही है कौन गलत है, वो पॉलिटिकल पार्टी और जजमेंट देने का इनका कोई एक तरीके से इनके हाथ में कुछ नहीं होता है जजमेंट देना। कई बार जजमेंट सुना देते हैं हाँ यही दोषी है यही दोषी है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। उसको कोर्ट में लेके जाओ, अगर वो दोषी मिलेगा तो फिर उसको तब बोलो आप लोग दोषी, पहले ही कैसे दोषी दोषी आप लोग चिल्लाते रहते हो। तो ये कंडीशन यहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि पहले उसको प्रॉपर वे में कन्विक्टेड पाने दो, कोर्ट वहां पर अपना डिसीजन लेगा, उसके बाद में आप लोग अपनी बातें बताओ। पहले यहां पर सारी चीजें आप लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ में मुंबई पुलिस कमिश्नर के द्वारा यहां पर जो टीआरपी जो फिक्सिंग है उसके अगर मामले के बारे में बात करें, टीआरपी का गेम खेला जा रहा था अर्णब गोस्वामी के द्वारा, तो उसमें यहां पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी यहां पर बोला कि ये टीआरपी के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था टीआरपी के बारे में। आखिर क्या कर रहे थे टीआरपी के बारे में? टीआरपी जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट डिसाइड करती है, जिस भी चैनल की टीआरपी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसका उतना ही अच्छा उसका रेवेन्यू होगा एडवर्टीजमेंट से। तो इनकी टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ रही थी, तो उसमें ये घपलेबाजी कर रहे थे, टीआरपी को गलत तरीके से बढ़ा रहे थे, तो उसके चलते भी यहां पर ये केस निकल के आया, तो वो भी एक मुद्दा सामने निकल कर आया। तो इस तरीके से प्री ट्रायल अरेस्ट ये नेसेसरी नहीं है कि आप लोग किसी को गिरफ्तार करें, तो इसको अवॉइड भी किया जा सकता था, पहले आप लोग इन्वेस्टिगेट करते। तो इसीलिए यहां पर और ज्यादा मुद्दा बन गया है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा है यहां पर ये। और कई सारे यहां पर पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, खासकर अगर बात करें जो गवर्नमेंट में आज के डेट में, उनके द्वारा ये बोला गया कि ये बिल्कुल गलत तरीका है, तो मतलब सबने अपनी अपनी रिएक्शन इसके ऊपर दी है। तो यहां पर राइटर भी बोल रहे हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं, पहले आप लोग उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और उसके बाद में आप लोग को यहां तक पहुंचना था, ठीक है। तो ये उल्टा चलना स्टार्ट कर दिए, तो इसलिए यहां पर ये बात है इसके बारे में, ठीक है। तो ये कंप्लीट इशू हो गया। आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ ले आता है, और वैसे भी आप लोगों से कई सारी इंटरेस्टिंग बातें यहां पर आप लोगों को जानने को मिलेगी। डिस्कस करना है जो पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी कंट्री में, वो कैसे डील करती है यहां पर क्राइसिस के साथ में, चाहे वो क्राइसिस बाढ़ हो, सुनामी हो, या फिर अब यहां पर कोविड-19 हो, तो इसके बारे में क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो इसके बारे में बात करना है, तो पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि जो अर्ध सेना बल होता है उसके बारे में बात की जा रही है, उसकी क्या भूमिका है संकट से निपटने में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। पहले आप लोग ये देखिए हमारी कंट्री में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू में आप लोग को दे देता हूं, ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर बात करें जैसे कि 6 डिफरेंट कंट्री के साथ में हमारे बॉर्डर टच करते हैं, जिसके साथ में वहां पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है। हालांकि अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर टच करता है, पर लेकिन वो पाक ऑक्युपाइड एरिया में है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर वो यहां पर ऑक्युपाइड एरिया है जहां से हमारा अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर टच करता है, इसलिए वहां पर कोई फोर्स अभी हमारी नहीं है। तो यहां पर बात कर लेते हैं इसके बारे में। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप लोगों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखने को मिलेगी। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसको याद रखने के लिए इंडिया अगर बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, इनको अलग किया गया तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोनों एरिया पर आ गई, जिसको बीएसएफ के नाम से आप लोग जानते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिया नेपाल और इंडिया और भूटान बॉर्डर पर, तो दो फोर्स यहां पर जो बेसिकली यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगी, इन दोनों बॉर्डर पर यहां पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी आप लोग को देखने को मिलेगी। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर आप लोग को इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स या पुलिस फोर्स आप लोग बोल सकते हैं, या फिर इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को आईटीबीपी की शॉर्ट फॉर्म है, ये आप लोगों को इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट अब बन चुका है, पहले अलग था लेकिन अब चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। इसी के साथ में इंडो म्यांमार के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो आसाम राइफल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पास्ट में पूछे जा चुके हैं कि कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो कौन से बॉर्डर के साथ में यहां पर बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। तो ये एक ओवरव्यू है आप लोगों के सामने। तो यहां पर अब बात करते हैं, ये तो इंटरनल सिक्योरिटी की होगी, अब बात करते हैं हमारी कंट्री में पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा सीएपीएफ का एग्जाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर आप लोग देकर आते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के नाम से जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये जो है ये कई तरीके से जब भी कोई डिजास्टर आता है, जब भी कोई एक तरीके से सुनामी आती है, बाढ़ आती है, कोई कोविड-19 जैसी एक्टिविटी आती है, चाहे वो इंसानों के द्वारा क्रिएट की गई हो या नेचुरल हो, यानी कि चाहे तो वो नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, आप लोगों को ऐसी एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलेगी कि पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो हमेशा आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। रेड वाला सही है आई थिंक, ठीक है,
ग्रीन वाला क्लियर नहीं है, बताइएगा कौन सा पेन ज़्यादा बेटर आप लोगों को लगता है अगर यूज़ करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन कई सारे रहते हैं, येलो भी है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं, पर ये वो हो जाएगा, एक मिनट, ब्लू भी है वैसे, चलिए रेड ही रखते हैं, ठीक है, रेड में थोड़ा सा क्लियर आता है। तो यहां पर अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हर एक डिजास्टर में आप लोगों को ये काम करते हुए नजर आते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, यानी कि बचाव के ऑपरेशन चलाए जाते हैं, रिलीफ ऑपरेशन यानी कि फिर वहां पर खाद्य सामग्री वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, मिटिगेशन दो यहां पर जो भी पेन होता है यानी कि एक तरीके से कई सारी बिजली वगैरह होती है उनको रिस्टोर करने की भी कोशिश की जाती है, लोगों के लिए दवाइयां वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि जो भी यहां पर दिक्कत होती है उनमें सब में काफी हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है यानी कि आईटीबीपी जिसको आप लोग बोलते हैं, जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर पाई जाती है, उनके द्वारा 600 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया यहां पर। तो ये जो क्वारंटीन सेंटर है ये न्यू दिल्ली में बनाया गया और ये क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए इनको कुछ टाइम दिया गया था जिसमें इन्होंने बहुत जल्दी इसको सेटअप कर लिया। जब यहां पर 324 इंडियन पैसेंजर लाए गए थे, यहां पर कहां से ये लाया गया था, इसका फर्स्ट बैच चाइना से, उस टाइम पर यहां पर इनको 103 जो थे यहां पर ये रखे गए थे आईटीबीपी के क्वारंटीन सेंटर में। बाकी की जो आर्मी फैसिलिटी है मानेसर हरियाणा के अंदर, वहां पर इनको ले जाया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी को बोला गया 2 दिन है आपके पास में, 600 बेड का ये क्वारंटीन सेंटर आप लोगों को ये स्टैब्लिश करना है। तो ये इनके द्वारा विद इन द जो टाइम डिफाइन इनको लिख दिया गया उसके विद इन इन्होंने इसको स्टैब्लिश कर दिया, यानी कि काफी अच्छे से काम करते हैं। जब भी हमारी कंट्री में आर्मी के बारे में बात करें या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में बात करें, यानी कि डिफेंस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो अपने वादे की पक्की फोर्स आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में 10,000 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए बोला गया यहां पर, ये छतरपुर न्यू दिल्ली के जो एरिया है आईटीबीपी के द्वारा, तो इनके द्वारा इसको बनाया गया और अब तक लगभग 10,000 के करीब पेशेंट जो है वहां से अपना ट्रीटमेंट करा चुके हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्वारंटीन सेंटर यहां पर बताया गया। क्वारंटीन सेंटर क्या होता है? क्वारंटीन सेंटर आप सुन के अब तो इसको समझ भी गए होंगे, जब कोविड-19 का कोई मरीज आता है तो उसको अलग रखा जाता है ताकि दूसरों को वो बीमारी ना फैल सके, तो क्वारंटाइन करना बोलते हैं उसको, तो उसी के नाम पर क्वारंटीन सेंटर इसका नाम रखा गया है। पैरामिलिट्री फोर्स किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि हमारी कंट्री में जो गृह मंत्रालय है उसके अंडर में ये आप लोग को देखने को नॉर्मली मिलती है। एक ऐसी फोर्स है हमारी कंट्री में जो दो जो मिनिस्ट्री के बीच अंडर में आती है, डिफेंस के और पैरामिलिट्री यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के, उसका नाम आप लोग बताइए। वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए वीडियो के एंड में आप लोगों को बता दूंगा, वरना आप लोग भी आंसर दीजिए। अमित शाह के द्वारा बोला गया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि होम मंत्रालय के द्वारा बोला गया कि 5,400 के करीब बेड क्वारंटीन सेंटर आप लोग को बनाना है, 75 आइसोलेशन वार्ड होने चाहिए और स्प्रेड करना है लगभग 37 सेंटर अक्रॉस द कंट्री। तो ये टारगेट दिया गया पैरामिलिट्री फोर्स। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसी के साथ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो पुलिस जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ हो गया, सशस्त्र सीमा बल हो गया, आसाम राइफल हो गया और आईटीबीपी हो गया। इनको ये काम दिया गया और 10 करोड़ के करीब यहां पर ये इनको मनी जो थी वो सैंक्शन की गई। तो लॉकडाउन में यहां पर इनके द्वारा एक काफी बड़ा रोल प्ले किया गया ताकि जो लोग हैं उनको क्वारंटीन में रखा जा सके और इस तरीके से फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड कराई जा सके। ऐसा नहीं है यहां पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज ही काम करती नजर आती हैं। डिजास्टर जो रिस्पॉन्स फोर्स है जिसको नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स या फिर एनडीआरएफ बोलते हैं, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको आप लोग बोलते हैं एनडीएमए, ठीक है, ये भी आप लोगों के इस कोर्स का सब्जेक्ट है। तो यहां पर इसके जो फोर्सेज हैं ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं यहां पर कोविड-19 में, पर लेकिन मीडिया ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। देखिए मीडिया का ना काफी बड़ा रोल होता है, अगर मीडिया किसी को रिकॉग्नाइज कर लेता है, हाँ ये अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसको एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ यार कोई हमको रिकॉग्नाइज कर रहा है, हाँ काम ये कर रहे हैं, फायदा उसको कोई और उठा रहा है, तो फिर इंसान को ये लगता है कि मेहनत हम लोग करें और फायदा कोई और है, तो वो सही काम नहीं है। जिसका क्रेडिट जो इंसान कोई काम कर रहा है उसी को मिलना चाहिए, तो उससे इंसान को मोटिवेशन मिलता है। जैसे आंसर राइटिंग में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ग्रुप के अंदर तो काफी अच्छा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हैं और काफी लंबे समय से उनका आंसर राइटिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया, तो वो जो बच्चे हैं उनको मन करता है कि हाँ उनका जैसे कि कोई आंसर होता है, उनका कई बार टाइम मिलता है तो मैं लाइक करने का मन करता है तो लाइक कर देता हूं। तो इससे क्या होता है, इससे एक तरीका मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग भी एक दूसरे का आंसर रिव्यू क्या कीजिए, उसके आंसर एक दूसरे क्वेश्चन के आंसर को रिव्यू करने के बाद में अपना सजेशन दे सकते हैं और खुद का भी आंसर रिव्यू करा लिया कीजिए। एक दूसरे का आंसर रिव्यू करेंगे तो सामने वाला भी आपका रिव्यू कर देगा, तो मिलजुल कर काम आप लोग करना है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है उसके द्वारा लगभग 30,000 के करीब जो पर्सनल है डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए अक्रॉस द कंट्री इनके द्वारा ट्रेन किए गए कि कैसे टैकल करना है कोविड-19 की सिचुएशन को। इसी के साथ में यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात जो है, जब यहां पर इन्होंने यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के बताते बताते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को बताना स्टार्ट कर दिया एनडीआरएफ फोर्स के बारे में, तो कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आता है कि भैया ये कहां से आ गया, पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में बात करे थे। तो इंटरेस्टिंग थिंग यहां पर यह है कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के जो पर्सनल है यानी कि उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो यहां पर सीएपीएफ यानी कि इसी से निकाले जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्स से।
यानी कि जो भी लोग यहां पर इसमें काम करते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्स से ही निकाले जाते हैं इसमें काम करने के लिए, जो हमारी कंट्री में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बनाई जाती है। 12 बटालियन एनडीआरएफ की जो कंप्राइज करती है लगभग 1149 जो पर्सनल है, ये अक्रॉस द कंट्री फैले हुए हैं और ये कोई भी बायोलॉजिकल डिजास्टर जैसे कि कोविड-19 इनको भी टैकल करने का काम करते हैं। और ये सारे पर्सनल सीएपीएफ यानी कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है इससे निकाले जाते हैं। और जब ये काम कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए कोविड-19 जैसे कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तो फिर ये अपनी जो इनका एरिया है जहां से इनको निकाल कर लाया गया है, तो ये पेरेंट फोर्स में वहां पर चले जाएंगे और फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ये क्या काम करते हैं, जब कोई पेंडेमिक निकल कर आता है ये तो निकल कर आ जाते हैं और फिर ये जाकर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काफी अच्छा एक सिंक्रोनाइज वे आप लोग को देखने को मिलता है काम करने का। कंट्री में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी महामारी, कोई भी किसी भी तरीके का डिजास्टर अगर आप लोग को देखने को मिलेगा तो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के ये एनडीआरएफ के जवान आप लोगों को वहां पर हमेशा सचेत मिलेंगे अपना काम करते हुए। तो इस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। कई सारे एरिया में ऐसे भी हैं, जैसे एक फ्रेंड है उससे बात हो रही थी, पैरामिलिट्री फोर्स में है वो बंदा, तो बोल रहा था कि कई सारे एरिया में इनके द्वारा कई सारे ऐसे कैंप लगाए गए जहां पर भूखों को खाना भी खिलाया गया। जैसे कि जो पेंडेमिक के चलते जब बहुत सारे जो वर्कर हैं इधर से उधर जा रहे थे तो रास्ते में रोक रोक कर कई जगह कैंप में इन्होंने वर्कर्स को भी खाना खिलाया। तो ऐसी भी कई सारी कंडीशन देखने को मिली, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराई गई। तो बहुत सारा ऐसा एक एक्टिविटी है यहां पर जो ये काम करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके फैमिली मेंबर से बात करता हूं। देखिए जब ऐसे लोग होते हैं ना, मान लीजिए कोई अपने परिवार से पढ़कर गया और किसी का ऐसे सिलेक्शन हो गया और फिर ऐसे बात करता हूं और वो ऐसी बातें बताता है ना, बंदा सुकून मिलता है यार वास्तव में दिल को। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई पे नहीं कर सकते, जिस चीज को आप लोग किसी भी तरीके से, ये एक ऐसी चीज है जो अंदर से आप लोग खुशी दे सकता है। किसी को आप लोग पढ़ाएंगे और उस बंदे का सिलेक्शन हो जाए, वो खुशी एक टीचर और एक पेरेंट्स ही फील कर सकते हैं कि हाँ रियलिटी में कि हाँ कुछ किया है मैंने इसकी लाइफ में, तो मेरा एक छोटा सा रोल प्ले किया गया, इसकी लाइफ को सक्सेस दिलाकर चला गया। तो ये वास्तव में ही अंदर तक फील करने वाली चीज होती है। आप लोगों को इसीलिए बोलता हूं जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ाइए, फिर देखिए आप लोग जब वो बंदा लाइफ में कुछ भी छोटा सा भी अगर अचीव करेगा तो आप लोग जो है अंदर से कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये चीजें होती हैं छोटी छोटी सी, इनको कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बात है, तो एंजॉय करते रहो इनको। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है वियना के बारे में। तो इसको समझने के लिए पहले आप लोगों को वियना लेके चलता हूं। अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई, यहां से अगर आप लोग इधर आएंगे तो ये आप लोगों को वियना देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा अगर जूम करेंगे आप लोग तो यहां से आप लोगों को नजर आएगा ये एग्जैक्ट हो गया वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो यहां पर ये कहां पर हो गया, यूरोप के अंदर हो गया। ये यहां पर हो गया ऑस्ट्रिया, ऊपर हो गया जर्मनी। ये यहां पर फ्रांस देखने को मिलेगा जहां पर अभी आप लोगों को टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिली, इसकी कैपिटल हो गई पेरिस। ये हो गया यहां पर इंग्लिश चैनल जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को याद रखा कीजिए। जब कुछ आप लोगों को मैप दिखाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि बस वही आप लोगों को एरिया देखना है। मैप को अच्छा करने का तरीका सही है कि अगर कोई एक चीज देखनी है तो उसके आसपास वाली जगह भी आप लोग देख लीजिए। वियना में अभी यहां पर टेररिस्ट अटैक देखने को मिला, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सोसाइटी में आज के डेट में एक अलग तरीका माहौल बनाए हुए हैं। उसमें से एक तो है यहां पर प्लूरलिज्म, यानी कि एक तरीके से बहुदल के ऊपर कई बार कमेंट किए जाते हैं, और एक सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के ऊपर भी कई बार कमेंट किए जाते हैं। ये दो चीजें ऐसी हैं जो ढंग से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों का जो सब्जेक्ट का पॉइंट है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर में। सबसे पहले आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग टर्म के बारे में बताता हूं जिसको बोलते हैं टेररिज्म। टेररिज्म कहां से निकल के आया, ये टेररिज्म निकल के आया, ये फ्रांस का एक शब्द है उससे निकल के आया टेररिज्म। ठीक है, तो यहां पर जब इसको टेररिज्म के बोलते हैं तो इसका मतलब होता है आई फ्रेटन, यानी कि मैं डरा हुआ, मैं डर गया। ठीक है, टेररिज्म का बेसिक पर्पज ये होता है कि सामने वाले को डराना है। ठीक है, तो यानी कि सामने वाले के मन में खौफ लाना है। आईएसआई के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो इनके द्वारा जब आप लोग बात करते हैं तो इनका बेसिक पर्पज ये होता है कि सामने वाले को डराना है, उसके मन में खौफ डालना है। उसके मन में खौफ रहेगा तो फिर वो इनके हिसाब से काम कर पाएंगे, लोग जो डरेंगे इनके हिसाब से। ठीक है, पर लेकिन यहां पर फिर सनी देओल का डायलॉग याद आता है कि लोगों को डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है खातिया। तो ये चीजें आप लोग देखिए यहां पर कि मतलब कि लोगों को डराने का काम क्या करेगा, कायर इंसान ही करेगा। ठीक है, एक तरीके से लोगों का प्यार बांटकर, लोगों को एक तरीके से एक साहस देकर, प्रोत्साहित कर उनके साथ में आगे बढ़ने का मतलब ही कुछ और होता है। फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया गया था यहां पर रेन ऑफ टेरर, यानी कि आतंकवाद का शासनकाल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था इसके बारे में बताइए जरा, आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। तो ये चीजें वहां से सबसे पहले यहां पर देखने को मिली थी, जो ये इस तरीके से टर्म यूज किया गया। आज की डेट में भी काफी लार्ज स्केल पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। वियना में भी टेररिस्ट अटैक किया गया, 4 लोगों की जान चली गई यहां पर। और ये अभी नहीं है, यूरोपियन कई सारी कंट्री के अंदर ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल चुकी है जिसमें इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट हैं वो यहां पर अटैक कर रहे हैं। अभी यहां पर पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर एक स्कूल टीचर का गला काट दिया गया, क्योंकि स्कूल टीचर ने यहां पर अभी एक पेंटिंग दिखाई थी, जो कि यहां पर जो पेंटिंग जो थी यहां पर एक पर्टिकुलर जो मैगजीन है चार्ली हेब्दो, तो उसके द्वारा वो बनाई गई थी। तो उस पेंटिंग में यहां पर
कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रिलीजन के खिलाफ यहां पर बोली गई थी, तो फिर फ्रांस में पूरी कंट्री में उसको दिखाया गया, जिसके चलते जगह जगह कई सारी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली। तो यहां पर कई सारे ऐसी कंडीशन देखने को मिली। नाइफ अटैक किया गया यहां पर नीस के अंदर में, तो यहां भी 3 लोगों की जान चलेगी। ये भी यूरोप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो वियना में अटैक किया गया यहां पर, ये बेसिकली ये इनका नाम था, यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है ये यहां पर कुज्तिम फिजुलाई, ठीक है। तो 20 साल का ये पर्टिकुलर बंदा था। इसके पास में ड्यूअल सिटीजनशिप थी, ऑस्ट्रेलिया और यहां पर नॉर्थ मैसेडोनिया की। इसको अगर आप लोग देखेगा मैप में तो आप लोग समझ पाएंगे। यहां पर ये यहां पर एक सेकेंड जूम करके देखते हैं थोड़ा सा। लोकेशन आप लोग जरूर देखा कीजिए अगर कुछ भी रहता है, जैसे कि यहां पर आप लोग देखिए ये हो गया यहां पर ऑस्ट्रिया, तो मैसेडोनिया आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर नीचे कहीं। 1 सेकेंड, ये हो गया यहां पर नॉर्थ वेस्ट मैसेडोनिया, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर एरिया हो गया। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, अब आप लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। नीचे चला गया, गुम हो गया, 1 सेकेंड ये रहा यहां पर, ठीक है। जूम करने के बाद में ये पर्टिकुलर कंट्री अंदर से दिखने लगी, फिर है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है। तो इस तरीके से मैप आप लोग देखा कीजिए, जहां पर एड्रियाटिक सी हो गया, यहां पर इटली हो गया। तो मैप जरूर देखा कीजिए अच्छे से, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर टर्म भी यूज की जा रही है जो कि है सिनोगोग। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसका मतलब होता है यहूदी उपासना गृह। तो यहूदी का जो उपासना गृह था यहां पर, उसके अंदर यहां पर ये अटैक देखने को मिला। हालांकि पुलिस के द्वारा इसको एक तरीके से मार दिया गया, वो एक अलग बात है। पर लेकिन आखिर ये कंडीशन निकल कर कहां से आ रही है ये आप लोग समझिए। ये पर्टिकुलर जो बंदा था ये पहले भी कन्विक्टेड पाया गया था, इसको जेल में डाला गया, पर लेकिन इसकी एज काफी कम थी तो इसलिए इसको जल्दी छोड़ दिया गया, क्योंकि ये सीरिया में जाकर जो इस्लामिक स्टेट है उसको ज्वाइन करना चाहता था। इस्लामिक स्टेट जैसे कि वैसे तो बोलते हैं सबकी इस्लामिक स्टेट की कहानी खत्म हो चुकी है, पर लेकिन रियलिटी में उसकी आइडियोलॉजी से जो कनेक्टेड लोग हैं आज की डेट में भी वो उसके साथ में मिलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो रिलीजन के नाम पर इतना ज्यादा लोगों को बेसिकली अंदर से खाली कर देते हैं, खोखला कर देते हैं कि रिलीजन के नाम पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कोई भी रिलीजन आप लोगों को ऐसी एक्टिविटी करने के लिए नहीं बताता है। ये अलग बात है कि जब रिलीजन जो है वो गलत इंसानों के हाथों में पड़ जाए तब ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दिसंबर के महीने में यहां पर इनको रिलीज कर दिया गया। हालांकि 22 महीने के लिए इनको रखना था, पर लेकिन रिलीज कर दिया गया इनकी एज को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके से यहां पर ये पर्सन निकल कर आया और इसने ये हरकतें की। तो ऑस्ट्रिया के अंदर यहां पर जो अभी लूप होल देखने को मिल रहा है उसको दुरुस्त करना चाहिए। जैसे यहां पर अगर बात करें फ्रांस और यूके के अंदर भी यहां पर कई सारे ऐसे थ्रेट लेवल राइज किए गए, एक तरीके से रेस्ट किए गए ताकि इनको यहां पर कंट्रोल किया जा सके। तो ऑस्ट्रिया के अंदर देखिए ऐसा होता कब है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी यहां पर ऐसी हरकतें करती है तो ये चीजें कई बार देखने को मिलती है। ऑस्ट्रिया में जो कंजर्वेटिव है चांसलर जिनका नाम है सेबेस्टियन कुर्ज, उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि एंटी इमिग्रेंट जो पॉलिटिक्स है इसी के साथ में राइट मैसेज अगर दिया जाए यहां पर एक तरीके से यूनाइट होकर ये काम करें तब यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी। इनके द्वारा बोला गया कि ये फाइट जो है वो क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम या फिर ऑस्ट्रियन या फिर इमिग्रेंट के बीच में नहीं है। ये यहां पर एक तरीके से सिविलाइजेशन और जो बर्बरता होता है एक तरीके से, यानी कि एक तरीके से गला काट देना, ये सारे एक तरीके से जो बार्बेरिटी होती है उसके खिलाफ ये लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी। यानी एक साइड में सिविलाइज सोसाइटी है, एक सभ्य समाज है और दूसरी साइड में बर्बरता फैलाने वाला समाज है। तो इनको यहां पर हम लोग को बेसिकली साइड में करना है, यानी कि इसको किसी रिलीजन के ऊपर कमेंट न करके अगर ये पर्टिकुलर मानसिकता वाले लोगों के ऊपर अटैक किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रीजन क्या है राइटर का ये बोलने का, रीजन ये कि अगर हम लोग यहां पर पर्टिकुलर रिलीजन को हम लोग टारगेट करेंगे तो उससे ये रहेगा उस रिलीजन में ऐसा तो नहीं है सारे लोग टेररिस्ट है, कुछ अच्छे लोग भी होंगे। तो इससे ये होगा कि अच्छे लोग जो है वो अपने आप को असहज फील करने लगेंगे। उनको ये लगेगा यार ये तो हमको भी इसी तरीके से बोल रहे हैं, हमको भी उसी थाली में रख रहे हैं जिस तरीके से दूसरी हरकतें कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो अपना जो काम है वो भी ढंग से करना छोड़ देंगे। और अगर इनको फिर वो दूसरे वाले जो लोग उनको बहलाने की कोशिश करेंगे कि देखो तुम्हारे खिलाफ ये चीजें बोली जा रही है, तो सोसाइटी में और ज्यादा फिर बर्बरता देखने को मिलेगी। यानी कि जो सही है कम से कम उसको साथ में रखना चाहिए और जो गलत है उसको सही रास्ते पर लाना चाहिए, जो सही है उसको गलत रास्ते पर नहीं भेजना चाहिए। तो ये यहां पर राइटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो रेडिकलाइजेशन है, इनके जो कट्टरता है सोसाइटी के अंदर, यूथ के अंदर आज के डेट में खासकर जो इस तरीके की एक्टिविटी जब देखने को मिल रही है तो उसको हम लोग सामाजिक एकता के साथ में उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सामाजिक एकता को भी ये डिसरप्ट करता है कई बार। अगर आप लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो सामाजिक एकता भी यहां पर बिखरती नजर आएगी। तो काम कैसे करना है ताकि सामाजिक एकता बनी रहे, उसके हिसाब से हम लोग को काम करना है। जैसे फ्रांस में बात करें
जिनका नाम है यहाँ पर मैरीन ले पेन। तो ये आने वाले टाइम में 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए अभी से ही इन्होंने माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया। बोले कि जो भी मुस्लिम कंट्री है उनसे, जो मुस्लिम से उनको कंट्री में आना मना कर दो, उनको रोक दो यहाँ पर। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि अपनी कंट्री में से भी जो मुस्लिम है उनको बाहर निकालो, उनके खिलाफ वॉर करो। यानी कि ये ऑलरेडी यहाँ पर माहौल बना रहे कि मैं आऊंगा तो मैं ऐसी हरकतें करूंगा, यानी कि क्रिटिकल अप्रोच लेकर चल रहे हैं। तो आज की डेट में हो सकता है बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री में रहते हो फ्रांस में, जो कि अलग अलग एरिया में अच्छे अच्छे एरिया में काम कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से असहज फील करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो कल को अगर उनको भी बोला जाए कि देखो यार तुम्हारे ऊपर भी गाज गिरने वाली है अगर ये पर्सन यहां पर जीत कर आता है, तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसा सोचेंगे, यार ऐसे तो ऐसे थोड़ा ना चलता है काम, मतलब हमने कुछ किया नहीं फिर भी हमको इसमें लपेटा जा रहा है। तो वो भी फिर अलग तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है। तो इन सब चीजों से दूर हटना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग को समझना पड़ेगा कि किन चीजों को रोकना है, जैसे टेररिस्ट के जो नेटवर्क होते हैं उनको रोकना है, आइसोलेट करना है और पनिश करना है जो भी जिहादिस्ट हैं, इस तरीके की एक्टिविटी को जो सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ में जो आप लोगों को आइडियोलॉजी रखने वाले जो पॉलिटिशियन है, इनको भी यहां पर इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी के साथ में वैल्यू बिल्ड करनी पड़ेगी आप लोगों को, किसको लेकर, प्लूरलिज्म को लेकर, सेक्युलरिज्म को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, इक्वलिटी को लेकर, और इसी के साथ में डीरेडिकलाइज करना है सोसाइटी को, यानी कि भाईचारा, मिलजुल कर, धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे को बराबर का दर्जा देते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। अगर ये सारी चीजें हम लोग नहीं कर पाए तो हम लोग देखिए फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जो एक्टिविटी सोसाइटी में देखने को मिलेगी। यानी कि या तो ये काम कर लो या फिर आप लोग जो भी झेलना है, आप लोग समझ ही रहे हैं फिर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सोसाइटी को अगर एक साथ में लेकर चलना है तो आप लोगों को इन तत्वों को सोसाइटी से अलग करना पड़ेगा, पर लेकिन उसमें रिलीजन का नाम लेकर आप लोगों को नहीं चलना है आगे, रिलीजन को काउंट नहीं करना है। अगर रिलीजन को काउंट करके चलोगे तो फिर और ज्यादा भारी ये चीजें आप लोगों को पड़ जाएंगी। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, खासकर आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी ऐसी है जो काफी लार्ज स्केल पर सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। अब आइए बात करते हैं एक दो मुंहे सांप के बारे में। दो मुहा सांप किस लिए बोला गया? दो मुहा सांप इसलिए बोला गया, अगर हमारी कंट्री में हम लोग आर्टिकल 370 के साथ में चेंज करते हैं, कुछ उसके साथ में उसमें कुछ अमेंडमेंट करते हैं, तो ये बोलता है कि इंडिया ये सही नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर उसी टाइम पर पाकिस्तान जो है, यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया है जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया एरिया है, उसको वो बोलता है कि अपना पांचवा प्रोविंस बनाना है, इनके पांचवा राज्य बनाना है, तो ये भाई साहब बिल्कुल चुप रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में हम लोग बात करें, अगर कहीं पर भी कुछ होता है खासकर इंडिया के अंदर, तो तुरंत उसके ऊपर कमेंट करते हैं ये। अगर इनकी कंट्री में जाए, जिंगजियान प्रोविंस के अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी को जीने के लायक नहीं छोड़ा गया इनके द्वारा, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। इस तरीके की हरकतें आप लोगों को करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान के बारे में आप लोग बात कीजिए, वो एक अलग बात है। हमारी ही कंट्री का एरिया ये बेसिकली दबोचे बैठे हैं और हमारी ही कंट्री के साथ में बार्गेनिंग करते हैं। हमारी कंट्री का एक एरिया पहले अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर दूसरा एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर बोलेंगे ये वाला एरिया छोड़ दूंगा, ये वाला एरिया मुझे दे दो। सेम कंडीशन ये भूटान के साथ में कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक हरामी कंट्री है पड़ोसी देश में, जो कि ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है, वो भी उस पार्ट के साथ में जो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू एंड कश्मीर को हमारा पार्ट बना के चला गया था, पर लेकिन इसके बाद भी ये चीजें मानने के लिए यहां पर तैयार नहीं है। इवन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारे एरिया से होता हुआ जाता है, जो पर्टिकुलर हमारे एरिया, ये देखिए पाक ऑक्युपाइड एरिया, तो यहां से होकर जाता है। नॉर्मली तो एक तरीके से जो दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, कोई लड़ाई का क्षेत्र है, तो वहां से इसको डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए थी, वहां पे इसको आने नहीं था, पर लेकिन ऐसी हरकतें ये नहीं करता है, ये तुरंत उसमें इंटरफेयर करता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ये जो एरिया है यहां पर कासघर से लेकर यहां पर गवादर जो पोर्ट है पाकिस्तान का, जो चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया है, यहां तक ये पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। गवादर पोर्ट जो है उसके साथ में कनेक्ट किया जा रहा है यहां पर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अभी पाकिस्तान के द्वारा 2 आइलैंड भी यहां पर चाइना को गिफ्ट कर दिए गए हैं। तो चाइना को अगर ये गिफ्ट कर रहा है तो आने वाले टाइम में इसको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। किसी के टुकड़ों पर एक हद तक ही पला जा सकता है, यानी कि पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तो ये गलत तरीका है। इस तरीके से अगर काम करोगे तो सामने वाले को जिस दिन लगेगा कि तुम्हारा पूरा जितना यूज करना था वो कर लिया है, उसी दिन पछवाड़े पर लात लगेगी पाकिस्तान के, और उसी दिन पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि क्या कंडीशन है यहां पर। तो आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं कि ये बता रही है इनको कि ये पाकिस्तान में जो चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो यहां पर इन्वायरमेंट को भी ध्यान में नहीं रख रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, काम करने के लिए अपने ही लोगों को लेकर आता है कई बार वहां पर, यानी कि पाकिस्तान के लोगों को ऐसा नहीं कि इंप्लॉयमेंट जनरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा अपने फायदे के बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तान अगर ये समझ जाए कि चाइना वो इंसान है कि जो अपने बाप को भी कुछ फ्री में नहीं देगा, तुम तो किस खेत की मूली हो, तो ये तब इनकी समझ में आएगा, तब चीजें होंगी। पर लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान अपने आप को बेच चुका है, इतना नीचे यहां पर ये आज की डेट में पाकिस्तान जा चुका है, चाइना एक तरीके से चाइना के इतने कंट्रोल में जा चुके हैं कि आज की डेट में पाकिस्तान जो है चाइना के अंदर गिरवी रख चुका है अपनी सारी चीजें। तो ऐसे टाइम पर अब कैसे निकल के आएगा तो देखने वाली बात बाद में होगी, ठीक है।
तो ये है इसके बारे में जो भी आप लोग समझ सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में अगर चाइना का अगर रिलेशन की बात करें तो बोलते हैं कि गुड़ से भी मीठा है, पर्वत से भी ऊंचा है और समुद्र से भी गहरा है हमारा रिलेशन। वो तो टाइम बताएगा कैसा है तुम्हारा रिलेशन, अभी इंजॉय करते रहो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते जब इकोनॉमी माइनस में पहुंची तो -23 या फिर अप्रोक्सीमेट 24 ये हमारी माइनस में पहुंच गई ग्रोथ। तो उस टाइम पर ये लग रहा था कि सबसे ज्यादा जो नेगेटिव हमारी ही ग्रोथ पहुंची, तो हमारी कंट्री पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। तो अब उसको रिवाइव कैसे करना है, वहां से निकालकर कैसे लेकर आना है, तो उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये रिसेंटली अभी जो इमेज आप लोग को दिख रही है कोविड-19 है, जब कुछ टाइम पर कंडीशन देखने को मिलेगी। लग रहा है आप लोग को यहाँ पर कहीं कोरोना है, कोरोना कहीं पेड़ पर बैठा होगा, देख रहा होगा कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इतने ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है इन सब चीजों को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ये सही तरीका नहीं है। जान गवा बैठेंगे, ये होगा आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन यही चलती रही तो, ठीक है। हेल्थ को लेकर जितने ज्यादा इंडियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हमारे भारतीय जो लोग हैं जितने ज्यादा हेल्थ को लेकर इग्नोरेंट है, शायद ही कोई कंट्री होगी। ये काफी बुरी बात है। हमारे घर में आप लोग देख लीजिए, जैसे मम्मी है अगर वो बीमार हो जाती हैं तो काफी लंबे समय तक जब तक ये नहीं दिखता कि और ज्यादा बीमारी बढ़ रही है तब तक दवाइयां नहीं लेती हैं, उसको इग्नोर करती रहती हैं। तो ये कई बार ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली जो एक तरीके से लेडी है घर में, लेडी सिंगम, वो खुद का ध्यान नहीं रख रही है। तो ये जरूरी है। तो ये इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है। ये काफी गलत तरीका है इस तरीके से अगर सिचुएशन निकल कर आती है तो। अगर बात करें गवर्नमेंट को, यहां पर सबसे पहले तो ये बोला गया आज की डेट में, चाहे महिलाओं के बारे में बात कर लीजिए, बच्चों के बारे में बात कर लीजिए, बुजुर्ग के बारे में बात कर लीजिए, या किसी लेबर वाले एरिया के बारे में बात कर लीजिए। इवन हम लोगों ने बात की थी एक आर्टिकल में प्रोस्टिट्यूट के बारे में, यानी कि वो भी आज के डेट में भूखी मर रही है। यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो आज के डेट में हर एक सेक्शन, चाहे दिव्यांगन के बारे में बात कर लीजिए, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को अगर पेंडेमिक के इंपैक्ट के बारे में लिखने के लिए आए तो ये सारे पॉइंट आप लोग वहां पर काउंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर एक इफेक्टिव फिस्कल पैकेज यहां पर लेकर आना चाहिए, ताकि जिस भी एरिया में स्ट्रेस है, जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि जो छोटे छोटे लघु और जो मीडियम उद्योग होते हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके। इसी के साथ में सेंटर को जो पेंडेमिक अभी कई सारे जो आज के में बिल पड़े हुए हैं उनको क्लियर करना चाहिए। जैसे नितिन गडकरी जी के द्वारा बोला गया था कि 5 लाख करोड़ का जो अभी यहां पर स्टिमुलस हम लोग दे सकते हैं, जो पेंडेमिक के चलते जो पेंडिंग चीजें पड़ी हैं, अगर उनको स्टार्ट किया जाए तो ये सारे जो छोटे छोटे काम है इनको स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि सिचुएशन को सही तरीके से कंट्रोल टाइम रहते किया जा सके। तो उसी के बारे में यहां पर ये बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर ये इकोनॉमी को अगर प्रॉपर एक पाथ पे आप लोगों को लेकर आना है। जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया था सेंटर और स्टेट के बीच में। उस टाइम पर यह था कि यार सेंटर और स्टेट जो है ना मिलकर काम करेंगे, पर किसको पता था कोरोना आने वाला है, पेंडेमिक आने वाला है। तो कोरोना आ गया, उस टाइम पर कंडीशन ये देखने को मिली, सेंटर का भी जो था जो कमाई थी वो काफी कम हो गई। अब सेंटर की कमाई कम हो गई, अब सेंटर क्या करे, ये सोचने वाली बात होगी। अब सेंटर को भी देखना था कि यार चीजों को आगे कैसे लेकर चलना है। तो उस टाइम पर कंडीशन ये निकल कर आई कि उन्होंने स्टेट को हेल्प करने से ही मना कर दिया, जबकि ये बोला गया था कि अगर स्टेट की कमाई कम होगी जीएसटी के इंप्लीमेंट करने से तो सेंटर यहां पर सपोर्ट करेगा, पर सेंटर ने तो अपने हाथ उठा लिए। तो ये ऐसी ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिल जाती हैं। हालांकि फिर सेंटर ने बाद में आगे समझा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो फिर चीजें थोड़ी सुधरी और अभी जीएसटी जो है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं ये 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया अक्टूबर के महीने में। तो ये एक पॉजिटिव साइड यहां पर देखने को मिली, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जैसे पीआईबी वाली वीडियो में ओवरव्यू देते हैं, जो नैनो मैगजीन हमारी आती है, ऐसे ही इसमें भी ओवरव्यू दिया करो। चलिए कोई नहीं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर ओवरव्यू दिया क्या क्या यहां पर था। आप लोगों को बोला यहां पर इसके बारे में जरूर लिखेगा, 40 से 50 शब्द आप लोगों को लिखने हैं यहां पर, जिसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करने हैं जो भी कंडीशन यहां पर चल रही है। यूएसए के बारे में समझा, अर्णब गोस्वामी से रिलेटेड यहां पर आर्टिकल देखा। इसमें जो सेक्शन 306 आईपीसी है इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो अभी यूरोप के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, टेररिज्म, वो सब चीजें, उसके बारे में हम लोगों ने समझा, टोटल डिटेल में इसको जाना। नेक्स्ट जो आर्टिकल था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन वगैरह देखे, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट जो आर्टिकल था हम लोगों ने यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स किस तरीके से रोल प्ले कर रही है हमारी कंट्री में, वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में चाइना क्या हरकतें कर रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझा, और नेक्स्ट यहां पर जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करना है उसके बारे में जानी। अब आप लोगों के सामने यहां पर ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आप लोगों को देना था। तो क्या है यहां पर आंसर, रोज सी को लेकर। रोज सी जो है यहां पर ये बोला जा रहा है कि अंटार्कटिका वाले उस रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और फ्रांस जो एक्सप्लोरर है जेम्स रोज, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया, जिनके द्वारा 1841 में इसको विजिट किया गया था। आंसर क्या है सही यहां पर, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर है इसका क्या, ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि ये फ्रांस नहीं है,
ये किसी और कंट्री के हैं। कौन सी कंट्री है? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश एक्सप्लोरर हैं ये, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं जेम्स रोज, इनके नाम पर इनका नाम रखा गया। अंटार्कटिका वाले रीजन में जो नीचे ये पोर्शन है यहां पर, ये आप लोगों को रोज सी जो है ये नजर आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया। अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो यहां पर देखते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। इसके नीचे अगर आप लोग आएंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप लोग, ये साउथ अमेरिका हो गया, इधर से आप लोग को इधर देखने को मिलेगा। इधर जाएंगे इंडियन ओशन, अपनी कंट्री आप लोग को यहां पर कहीं देखने को मिलेगी। अगर अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोगों को बोलूं तो आप लोग देखते हैं यहां पर, तो यहां पर ये अफ्रीका हो गया, इसके नीचे यानी कि अपनी कंट्री कंपेयर में देखें तो यहां पर कहीं आप लोगों को इसके नीचे ये नजर आएगा। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर यहां तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। लेक्चर को पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसको जाकर इंप्रूव किया जा सके। और इसी के साथ में क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया कीजिए, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है, यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, खुशियां जो है बांटने से बढ़ती हैं, और चीजें अच्छी लगती हैं तो उनको जरूर शेयर किया कीजिए। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है तो किसी को पढ़ाइए, तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।